रेलवे विभाग के सभी ट्रैक मेंटेनेंस का आज का वीडियो में स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं ट्रैक मेंटेनेंस की ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के संबंध में। आज का यह वीडियो ट्रैक मेंटेनेंस की जिम्मेदारियों और उनके कर्तव्यों से संबंधित है। आज का वीडियो यह बताएगा कि रेलवे विभाग के इंजीनियरिंग में ट्रैक मेंटेनेंस का क्या योगदान है, क्या अधिकार है और क्या कर्तव्य है। क्योंकि यह ड्यूटी सभी ट्रैक मेंटेनेंस से संबंधित है, इसमें गैंगमेट, कीमैन, पेट्रोलमैन, गेटमैन और ट्रैक मेंटेनेंस सभी के बारे में चर्चा की जाएगी। पर प्राथमिक तौर पर जनरल ड्यूटीज और नॉलेज अबाउट द ट्रैक्स फॉर द ट्रैक मेंटेनेंस ये सभी के लिए काम में आएंगे, चाहे वो मेट हो, चाहे वो कीमैन हो, चाहे पेट्रोलमैन है, गेटमैन है, ट्रैक मेंटेनेंस है। तो पहले उन ड्यूटीज के बारे में या उन रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में चर्चा करते हैं जो कि सभी पर लागू होते हैं। फिर एक एक करके हम इंडिविजुअली पहले गैंगमेट के विशेष कर्तव्यों के बारे में देखेंगे, फिर कीमैन के संबंध में, फिर पेट्रोलमैन के संबंध में और फिर गेटमैन और फिर ट्रैक मेंटेनेंस के संबंध में। इस हिसाब से वीडियो लंबा हो सकता है, अतः इसे हम पार्ट पार्ट के तौर पर बनाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं उन जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में जो कि सभी ट्रैक मेंटेनेंस के लिए समान रूप से लागू होते हैं। पहला है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। चाहे वो कोई भी ट्रैक मेंटेनर हो, मेट हो, कीमैन है, पेट्रोलमैन है, गेटमैन है या ट्रैक मेंटेनर्स है, सभी ट्रैक मेंटेनर्स की ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह ट्रैक की सेफ्टी और मेंटेनेंस के लिए सभी परिस्थितियों में उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले। दूसरा है कि adherence to instruction from their respective higher authority is mandatory, अर्थात कि जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, चाहे वो इंस्ट्रक्शंस मैनुअल में लिखे हुए नियमों के फॉर्म में हो या उच्च अधिकारियों द्वारा दिए गए हों, तो प्रत्येक ट्रैक मेंटेनेंस का यह उत्तरदायित्व है कि वह अपने उच्च अधिकारियों से मिले गए आदेशों का अच्छा सा पालन करे। पर इन सभी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करने के लिए उन्हें कुछ नियमों और की जानकारी होना आवश्यक है। तो वे कौन से नियम हैं जिन्हें कि हर एक ट्रैक मेंटेनेंस के लिए जानना आवश्यक हो जाता है। तो पहला देखते हैं, ऑल ट्रैक मेंटेनर्स मस्ट possess करेक्ट नॉलेज ऑफ हैंड एंड डेटोनेटिंग सिग्नल, अर्थात प्रत्येक ट्रैक मेंटेनर्स को हैंड सिग्नल्स और डेटोनेटिंग सिग्नल्स की जानकारी अवश्य ही होनी चाहिए। जानकारी का अर्थ है कि इनका उपयोग कैसे किया जाता है, इनके लगाने के नियम क्या हैं। तो इन सभी सिग्नल्स की जानकारी उन्हें होनी चाहिए, क्योंकि आपात स्थिति में सबसे ज्यादा जो आवश्यक होता है वह इन्हीं सिग्नल्स के नॉलेज और डेटोनेटिंग सिग्नल्स के नॉलेज की आवश्यकता पड़ती है, किसी भी वर्क साइट को प्रोटेक्शन करने के लिए या किसी भी इमरजेंसी में किसी भी साइट का प्रोटेक्शन करने के लिए। सेकंड है फैमिलियरिटी विद द एसेंशियल रूल्स। तो किन नियमों को, जैसा कि ऊपर बताया गया कि सभी ट्रैक मेंटेनर्स को हैंड सिग्नल और डेटोनेटिंग सिग्नल की आवश्यकता है, तो ये तो उन्हें हो गया, पर इसके अलावा और भी बहुत सारे नियम हैं जिनकी जानकारी उन्हें होनी चाहिए, या इसी को एक्सप्लेन करते हैं थोड़े लार्जर फॉर्म में। जैसे कि पहला, सेफ्टी फर्स्ट रूल। सेफ्टी फर्स्ट रूल कोई अलग से लिखी हुई किताब नहीं है। जहां जहां पर जिस जिस भी मैनुअल्स में, चाहे वो GNSR हो, इंजीनियरिंग के मैनुअल हो या अन्य जरूरी आवश्यक मैनुअल हो, उन सभी में वे सभी नियम जो कि सेफ्टी के लिए आवश्यक हैं, वे सभी सेफ्टी फर्स्ट रूल के अंतर्गत में आते हैं। दूसरा है मेथड ऑफ फिक्सिंग डेटोनेटर्स एंड इट्स सेफ्टी रेंज। जब डेटोनेटर को लगाया जाता है तो उन्हें कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है और लगाने के बाद उन्हें कितनी दूर पर खड़ा रहना है, ताकि किसी प्रकार की उससे दुर्घटना होने की संभावना न हो। अगला है प्रोसीजर्स फॉर प्रोटेक्टिंग द लाइन ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड द ट्रैक रिलेटेड वर्क। प्रत्येक ट्रैक मेंटेनर को यह जानना आवश्यक है कि इमरजेंसी में वर्क साइट का प्रोटेक्शन या ट्रैक का प्रोटेक्शन कैसे किया जाता है, जो चाहे वो ट्रैक रिलेटेड कोई भी वर्क वहां पर चल रहा हो। अगला है प्रोटोकॉल्स फॉर डीलिंग विद ट्रेन इशूज लाइक पार्टिंग, हॉट एक्सेल और अदर एनामोलीज।
अर्थात पार्टिंग के वक्त, हॉट एक्सेल के वक्त या किसी दूसरी प्रकार की खराबियां अगर दिखती है तो उस कंडीशन में प्रत्येक ट्रैक मेंटेनेंस का क्या उत्तरदायित्व है, क्या नियम फॉलो करने चाहिए, इसकी जानकारी आवश्यक है। अगला है एक्शन टू बी टेकन इन सिचुएशन वेयर सैबोटेज इज सस्पेक्टेड इंक्लूडिंग इमरजेंसी पेट्रोलिंग। अर्थात जब कभी किसी ट्रैक मेंटेनर को ऐसा महसूस होता है कि कहीं पर सैबोटेज की संभावना दिख रही है या सैबोटेज के किसी प्रकार के आइडेंटिफिकेशन दिख रहे हैं, तो उस कंडीशन में उसे प्रत्येक एक्शन लेने के लिए तैयार रहना चाहिए, जो भी उसको निर्देश दिया जाता है या नियमों के हिसाब से जो भी वर्क निर्देशित किए गए हैं। इनमें इमरजेंसी पेट्रोलिंग भी सम्मिलित है। अब करते हैं चर्चा गैंगमेट, यानी कि जैसा कि हमने पहले बताया था कि ट्रैक मेंटेनेंस की कैटेगरीज में गैंगमेट भी आते हैं, कीमैन भी आते हैं, पेट्रोलमैन भी आते हैं, अदर भी कई प्रकार की ड्यूटीज ट्रैक मेंटेनर को डिसाइडेड है। आज के समय में ट्रैक मेंटेनर, गेट मैन, गेट कीपर ऐसी कोई ड्यूटीज, ऐसे कोई पोस्ट अभी नहीं बची है। अभी सभी पोस्टों को ट्रैक मेंटेनर 1, ट्रैक मेंटेनर 2, ट्रैक मेंटेनर 3 और ट्रैक मेंटेनर 4 के रूप में वर्णित किया गया है। वर्तमान समय में गैंगमेट, कीमैन, पेट्रोलमैन इस प्रकार के जो पद हैं ये कार्य स्वरूप है, अर्थात अभी इन पदों से किसी व्यक्ति को नहीं जाना जाता, यह एक प्रकार की ड्यूटीज है। जब ट्रैक मेंटेनर्स गैंगमेट का ड्यूटी करता है तो वो गैंगमेट कहलाता है, जब वो गेटकीपर की ड्यूटी करता है तो गेटकीपर कहलाता है। तो आइए एक एक करके हम जानने का प्रयास करते हैं कि गैंगमेट की ड्यूटीज क्या है। इसके पूर्व आपको बता दें कि गैंगमेट की ड्यूटीज को कुल 17 भागों में बांटा गया है, जिसे कि हम आपके सामने एक एक करके पहले इंडेक्स के फॉर्म में आप दिखाते हैं। जैसे पहला है सेफ्टी ऑफ द लाइन्स, दूसरा नॉलेज ऑफ ट्रैक मेंटेनर, तीसरा इक्विपमेंट एट साइट ऑफ वर्क, चौथा मस्टर्स एंड गैंग चार्ट डायरी या बुक्स, ऑब्जर्वेंस ऑफ स्लीपर पैकिंग ड्यूरिंग पैसेज ऑफ ट्रेन्स, precautions when view is obstructed, tidiness of the section, safe custody of tools, action when line is unsafe or in the event of accident, patrolling during abnormal rainfall, commencing work affecting safety of the train, weekly inspection of gang length by gangmate, preventing trespass and theft of PV fittings, relief arrangement in emergency, assistance in protection of trains, assistance in placing fog signal, responsibility of the gangmate in LWR track। इस प्रकार से कुल 17 इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स में गैंगमेट की ड्यूटी को बांटा गया है। घबराने की जरूरत नहीं है, हम आगे जो भी सब्जेक्ट के टॉपिक्स हैं इन्हें हिंदी में भी हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी सिर्फ मैंने इसे इंडेक्स बताने के लिए आपको जैसा इंग्लिश में था उसी रूप में आपको सुनाया गया है। तो आगे देखते हैं एक एक करके प्रत्येक टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले चलते हैं, पहला टॉपिक सेफ्टी ऑफ द लाइन। सेफ्टी ऑफ द लाइन्स यानी कि लाइन की सेफ्टी के लिए गैंगमेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो प्रत्येक गैंगमेट इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि रेलवे लाइन हर एक स्थिति में ट्रेन पैसेज के लिए सेफ रहे, यानी कि गैंगमेट ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा या ऐसा कोई भी काम अगर किस ट्रैक पर चल रहा हो, अगर वो देखता है तो उसे वो रोकने का प्रयास करेगा और खुद ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जिससे कि ट्रेन पासिंग में, रेलवे लाइन पर से ट्रेन को पास करने में उसकी सेफ्टी इन डेंजर होती है। अगला है लोकेशन रिक्वायरिंग अर्जेंट अटेंशन मस्ट बी एड्रेस्ड प्रॉम्प्टली एंड गैंगमेट्स आर ऑथराइज्ड टू टेक एक्शन विदाउट वेटिंग फॉर ऑर्डर्स फ्रॉम द जेई और एसएससी पीवे। इसका अर्थ यह निकला कि वह स्थान जिससे अर्जेंट अटेंशन की आवश्यकता है, यानी कि वहाँ की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वहां से हमें गाड़ियों को पास करना चाहिए, तो वो वैसे लोकेशन सभी अर्जेंट अटेंशन के लिए रिक्वायर्ड हो जाएंगे, क्योंकि अर्जेंट अटेंशन वाली लोकेशन पर आप ट्रेन को पास नहीं कर सकते या पास करना भी अगर पड़ता है
तो उस स्थिति में वहां पर फुल स्पीड से आप उसे पास नहीं कर सकते, वहां पर कॉशन ऑर्डर आपको लगाना पड़ता है। तो ऐसा कोई भी अगर स्थान गैंगमेट के संपर्क में आता है, गैंगमेट की जानकारी में आता है, तो उसका दायित्व है कि उसे अपने उच्च अधिकारियों को सूचित करे। पर उसके पहले यह आवश्यक है कि सबसे पहले उस लोकेशन की सेफ्टी इंश्योर करे, और इसके लिए उसे किसी भी जेई एसएससी के ऑर्डर्स का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। इमरजेंसी केसेस में प्रत्येक रेल कर्मचारी सक्षम होता है ट्रैक के प्रोटेक्शन के लिए, और उसे ट्रैक के प्रोटेक्शन करने के लिए किसी उच्च अधिकारी के आदेश की आवश्यकता नहीं होती है। अब आए सेफ्टी नॉलेज ऑफ इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस, यानी कि दूसरा है कि जब भी कोई गैंगमेट या कोई ट्रैक मेंटेनेंस को जो काम करना है, अगर उसे उचित ज्ञान नहीं है तो वह सही ढंग से मरम्मत का कार्य या अनुरक्षण का कार्य नहीं कर सकता। तो इस संबंध में उसे अपने इक्विपमेंट की जानकारी, मेंटेनेंस के संबंध में या सेफ्टी नॉलेज की जानकारी अवश्य है। ज्ञान सबसे बड़ी पूंजी है। बगैर ज्ञान के न तो किसी चीज का विकास हो सकता है, न हम खुद का भला कर सकते हैं और न रेलवे का भला कर सकते हैं। अगर रेलवे के सेफ्टी संबंधित और मेंटेनेंस संबंधित हमें अच्छा ज्ञान है तो हम खुद भी गलतियां करने से बच सकते हैं और दूसरों को भी गलतियां करने से रोक सकते हैं, जिससे कि ट्रैक हमेशा हमेशा सुरक्षित रहे। तो आइए पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है, द गैंगमेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट एवरी ट्रैक मेंटेनर possesses knowledge of safety rules before being deployed on the track। अर्थात गैंगमेट की यह जवाबदारी बनती है कि जिस ट्रैक मेंटेनेंस को ट्रैक पर वो काम में लगा रहा है, तो उसे यह जांच कर ले कि उसे सेफ्टी रूल से संबंधित जानकारियां उसके पास पर्याप्त है अथवा नहीं है, और अगर पर्याप्त नहीं है तो उसे उस नियमों की उसे जानकारी देनी चाहिए। दूसरा है, additionally the gangmate must guarantee that safety equipment and signals provided to the gangs are well maintained, readily available for use, and that every member of the gang is well acquainted with the correct usage of these safety tools and signals। अर्थात गैंगमेट इस बात के लिए इंश्योर रहे, खुद को उसे इंश्योर करना है कि सेफ्टी इक्विपमेंट्स और सिग्नल जो भी गैंग को प्रोवाइड किए गए हैं वो तत्काल यूज के लिए इस्तेमाल में होने चाहिए, रीडली अवेलेबल होना चाहिए, और इस बात को भी उसे इंश्योर करना है कि उसकी गैंग में काम करने वाला जो भी प्रत्येक कर्मचारी है इन सभी टूल्स और इक्विपमेंट्स का यूज करने के लिए उसे पता होना चाहिए। अब आते हैं तीसरे टॉपिक, इक्विपमेंट एट वर्क साइट। वर्क साइट पर जो इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं उसके संबंध में उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है। तो जिम्मेदारी है कि द गैंगमेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल नेसेसरी टूल्स एंड इक्विपमेंट एज प्रेस्क्राइब्ड फॉर द गैंग्स आर अवेलेबल विद द ट्रैकमैन एट द वर्क साइट। अर्थात गैंगमेट जब भी अपने स्टाफ को लेकर के, अपने साथियों को लेकर के कार्य पर जाता है तो यह उसकी जिम्मेदारी है कि उनके काम करने के लिए जो नेसेसरी टूल्स और इक्विपमेंट्स दिए गए हैं उन सभी टूल्स और इक्विपमेंट्स के साथ में वो वर्क साइट पर उपलब्ध रहे। अगला हमारा पॉइंट आता है मस्टर एंड गैंग चार्ट्स एंड डायरी बुक्स। कि मस्टर और गैंग चार्ट या डायरी बुक्स के संबंध में मेट की क्या जिम्मेदारियां बनती है। यहाँ पर हमने 3 सब टॉपिक्स लिख रखे हैं, पोजीशंस ऑफ मस्टर एंड गैंग चार्ट या डायरी, दूसरा मस्टर मार्किंग एंड वेरिफिकेशन, और तीसरा ट्रैक मेंटेनेंस रेस्पॉन्सिबिलिटी। हम इन 3 सब टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला करते हैं पोजीशन ऑफ मस्टर एंड गैंग चार्ट। प्रत्येक गैंगमेट के पास मस्टर और गैंग चार्ट या डायरी होनी चाहिए, उसके ही संरक्षण में गैंग चार्ट, मस्टर और डायरी उसके संरक्षण में रहेगी। दूसरा, गैंग चार्ट शुड बी केयरफुली स्टोर्ड इन अ डेजिग्नेटेड कंटेनर। गैंग चार्ट को संभालने के लिए लोहे का एक कंटेनर दिया जाता है ताकि वो किसी प्रकार से उन गैंग चार्ट्स को नुकसान न हो। तो गैंग चार्ट को हमेशा ही डेजिग्नेटेड कंटेनर में ही रखना चाहिए। अगला है गैंगमेट्स टिपिकली मार्क द मस्टर। सामान्यतः गैंगमेट ही अपने स्टाफ की अटेंडेंस
वगैरह मार्क करता है। लेकिन नए निर्देशों के अनुसार लिटरेट ट्रैक मेंटेनर्स को मास्टर पर साइन करने के लिए अधिकृत किया गया है, परंतु मीट की यह जवाबदारी तब भी रहेगी कि जो मास्टर पर मार्किंग की जा रही है अटेंडेंस की, वो सही तरीके से की जा रही हो और उसका वेरिफिकेशन की जिम्मेवारी भी गैंगमेट की ही होती है। अब देखिए ट्रैक मेंटेनेंस के संबंध में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो गैंगमेट इंश्योर एडहेरेंस टू द प्रेस्क्राइब्ड ट्रैक मेंटेनेंस सिस्टम। गैंगमेट की यह जवाबदारी है कि वह ध्यान रखे कि जो भी निर्धारित ट्रैक मेंटेनेंस सिस्टम बनाया गया है उसी के अनुसार से वो काम करे। दूसरा, जो भी टास्क असाइंड किया गया है हायर अथॉरिटी के द्वारा, इट मे बी ईदर वर्बली और डॉक्यूमेंटेड, या तो वो मौखिक हो सकता है या तो उसे लिखित फॉर्म में दिया गया हो। वो लिखित फॉर्म में गैंग चार्ट, गैंग डायरी के फॉर्म में हो सकता है। तो इन दोनों ही प्रकार के दिए गए आदेशों का पालन करना उसकी जिम्मेदारी है। Responsibility include lubrication of rail joints, addressing bad spots and replacing sleepers as needed. ट्रैक मेंटेनेंस के संबंध में गैंगमेट की जवाबदारी बनती है कि वह रेल ज्वाइंट का लुब्रिकेशन भी करे, जो बैड स्पॉट्स उसकी नजर में आते हैं उनको उच्च अधिकारियों अपने सीनियर्स को एड्रेस करे, और जो खराब स्लीपर्स वगैरह हैं उन्हें आवश्यकता अनुसार बदलने की जिम्मेदारी है। अगर वह कैपेबल है, मेट के संबंध में बात की जा रही है, तो अगर वह कैपेबल है तो गैंग डायरी में उसकी एंट्री गैंगमेट को करनी चाहिए, अन्यथा उसे डायरी पर जिस फॉर्म में लिखना है उस फॉर्म में वो लिख सकता है और बाद में जेई अथवा एसएससीपी में उसे गैंग चार्ट की डायरी में वो ट्रांसफर कर देते हैं। वर्तमान में जो सिलेक्शन की प्रक्रिया है उसके तहत में जो नए ट्रैक मेंटेनेंस अभी आ रहे हैं उन सभी की मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन है, यानी एसएससी है। तो अभी ऐसी परिस्थिति नहीं होती है कि गैंगमेट को पढ़ा लिखा नहीं है, अतः सभी पढ़े लिखे गैंगमेट अभी आ रहे हैं। तो इस स्थिति में लिखने की समस्या का किसी प्रकार का अभी कोई इस प्रकार की समस्या दिखाई नहीं पड़ती है। अतः गैंगमेट जो भी काम हुआ है गैंग में उसे गैंग चार्ट की डायरी में इंटर करता है। अगला पॉइंट है ऑब्जर्वेंस ऑफ स्लीपर पैकिंग ड्यूरिंग पैसेज ऑफ ट्रेन। जब भी गैंगमेट अपने सेक्शन में या जहां पर भी उसे भेजा गया है तो वहां पर मेंटेनेंस का काम करता है, तो ट्रैक मेंटेनेंस करने के बाद वहां उस लोकेशन की पैकिंग, ड्रेसिंग, बॉक्सिंग ये सभी की जाती है। पर पैकिंग करने के दौरान में क्या पैकिंग सही से हुआ है या नहीं हुआ है, इस बात का पता तभी सही ढंग से चल पाता है जब उस ट्रैक के ऊपर से लोड पास करता है। तो लोड मेंटेनेंस के दौरान में तो उसके ऊपर कोई लोड होता नहीं है। जब मेंटेनेंस के बाद ही कोई लोड पास करती है, वह चाहे पैसेंजर ट्रेन हो, मालगाड़ी हो, तो जब भी पैकिंग करने के बाद या जब भी मेंटेनेंस का काम चल रहा है उस समय जब ट्रेन पास कर रही होती है तो हमें यह देखना होता है कि स्लीपर की पैकिंग पर्याप्त हुई है या नहीं हुई है। तो ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट ट्रेन इन वर्किंग आवर्स, गैंगमेट एंड ट्रैकमैन शुड स्टैंड ऑन द सेस ईच अबाउट 1 रेल लेंथ अपार्ट। अर्थात जो कार्य हम कर रहे हैं वर्किंग आवर्स हमारा है, तो वर्किंग आवर्स में जैसे कि 8 बजे से मान लें कि 5 बजे तक उसका कार्य है, तो जब भी वो 8 बजे अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और जो भी पहली ट्रेन आती है उस समय गैंगमेट को चाहिए कि वो अपने अपने खुद और ट्रैक मेंटेनर के साथ में एक एक रेल की दूरी पर शेष पर खड़ा हो जाए, और जब उस ट्रैक के ऊपर से जहां पर मेंटेनेंस उसे करना है उसके ऊपर से जब ट्रेन पास करती है तो उन सभी लोकेशन पर ध्यान रखना है कि पैकिंग की सिचुएशन क्या है, जिससे उसे पहले ही मालूम हो जाएगा कि कौन सा लोकेशन से पैकिंग के लिए आवश्यक है, पैकिंग जहां पर आवश्यक है। अतः उसे प्री जानकारी मिलने के कारण वह सही लोकेशन पर पैकिंग कर पाएगा, और काम समाप्त होने के बाद जो आखिरी ट्रेन जा रही है उस ट्रेन के समय भी हमें इसे चेक करना है कि जो हमने काम किया है उसकी क्वालिटी आउटपुट क्या है, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है। अगला है their objective is to observe the effect on the sleepers marking and adequately packing loose sleepers as needed। इस बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। On double lines, it is emphasized that gang must stand on the safe side
not in between the tracks for the safety consideration. अमूमन ये गलतियां पाई गई हैं और इसके कारण कई प्रकार की दुर्घटनाएं हुई कि डबल लाइन पर जब गाड़ी आती है तो हमारे गैंगमैन दोनों लाइनों के बीच वाली जगह पर खड़े हो जाते हैं और वह बिल्कुल ही अनसेफ होता है, जिसके कारण कई दुर्घटनाएं घट चुकी है। अतः डबल लाइन पर गैंगमेट को यह चाहिए कि वो अपने गैंग और खुद के और गैंग स्टाफ के साथ में जब भी ट्रेन पास हो रहा हो और उसे खड़ा होना हो तो वह सेफ साइड में खड़ा होगा, न कि दोनों ट्रैक्स के बीच में खड़ा होगा। अगला पॉइंट है प्रिकॉशंस व्हेन व्यू इज ऑब्स्ट्रक्टेड। बहुत समय ऐसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं कि जिस साइड पर आप काम कर रहे हो वहां के आगे कुछ ऐसे ऑब्स्ट्रक्शंस हो जिसके कारण आगे आने वाली ट्रेनें आपको दिखाई नहीं पड़ती है। अगर ऐसी स्थिति कहीं पैदा होती है और ऐसा महसूस होता है कि ट्रेनें समुचित तौर पर पर्याप्त समय में अगर दिखाई नहीं पड़ रही हो तो उस समय में प्रोटेक्शन की आवश्यकता बढ़ जाती है। तो यहाँ पर क्या सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है अप्रोचिंग ट्रेन्स के लिए? तो पहला है कि when working at a location where an approaching train cannot be seen at least 600 meters away, a track maintainers with hand signals should be deployed by the gangmate. अर्थात गैंगमेट जब किसी वर्क साइट पर काम कर रहा हो और उस साइट से 600 मीटर तक भी अगर आने वाली ट्रेनें दिखाई नहीं पड़ रही है तो उस स्थिति में ट्रैक मेंटेनर को चाहिए कि वह एक ट्रैक मेंटेनर्स को 600 मीटर की दूरी पर हैंड सिग्नल के साथ खड़ा कर सके, जो कि आने वाले ट्रेनों की जानकारी को गैंगमेट को रिले कर सके और ट्रैक मेंटेनर्स उस स्थिति में आने वाली ट्रेन के पहले अपनी सुरक्षा व्यवस्था कर ले, यानी सुरक्षित स्थानों पर ट्रैक से बाहर निकल जाए, जिसके कारण या जो मेंटेनेंस ऑपरेशन है वो प्रॉपर समय में किया जा सके। दूसरा है कि ऑन अ डबल लाइन द ट्रैक मेंटेनर शुड बी सेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। अगर डबल लाइन पर हम काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर जैसे अप लाइन पर काम कर रहे हैं या डाउन लाइन पर काम कर रहे हैं तो जिस डायरेक्शन से ट्रेन आना होता है उसी डायरेक्शन में ट्रैक मेंटेनेंस को लगाया जाना चाहिए। पर सिंगल लाइन में अगर व्यू ऑब्स्ट्रक्ट होता है तो यही काम हमको दोनों तरफ से करना होगा, यानी कि अप डायरेक्शन से और डाउन डायरेक्शन से, क्योंकि आपको यह पता नहीं होता है कि किस डायरेक्शन से कौन सी ट्रेन आ जाएगी। पैसेंजर्स ट्रेनों के बारे में हमारी जानकारी होती है क्योंकि उनका एक शेड्यूल होता है, लेकिन मालगाड़ियों के संबंध में हमारी जानकारी नहीं होती है। अतः किसी प्रकार के खतरे से बचने के लिए हमें अगर जब व्यू ऑब्स्ट्रक्टेड है, जिस डायरेक्शन में व्यू ऑब्स्ट्रक्टेड है, अगर दोनों डायरेक्शन में व्यू ऑब्स्ट्रक्टेड है तो दोनों तरफ लगाए जाएंगे, और अगर सिंगल लाइन पर एक ही साइड में अगर व्यू का ऑब्स्ट्रक्शन है तो एक साइड में ट्रैक मेंटेनेंस को डिप्लॉय किया जाएगा। द फ्लैगमैन, जो कि एक ट्रैक मेंटेनर ही है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वार्निंग द गैंगमेट अबाउट द अप्रोचिंग ट्रेन यूजिंग सिग्नल्स। जैसा कि पहले चर्चा कर चुके हैं कि जो ट्रैक मेंटेनेंस को हम 600 मीटर की दिखाई नहीं देने पर वहां पर उसको डिप्लॉय करेंगे तो वह आने वाली ट्रेनों के बारे में जानकारी को अपने सिग्नल्स के द्वारा उसे ट्रैक मेंटेनेंस गैंगमेट को इस बात की जानकारी देगा, वार्न करेगा, ताकि उचित समय में गैंगमेट अपने वर्क साइट को प्रोटेक्ट भी कर सके और अपने ट्रैक मेंटेनेंस को ट्रैक से बाहर निकलने की इंस्ट्रक्शंस दे सके। The gangmate is responsible for timely warning to the gangs to clear off the track, जैसा कि अभी बात कर चुके हैं। As an additional precautions, portable whistle boards may be issued to the gangmates to fix at least 600 meters from the work site. एक एडिशनल प्रिकॉशन के तौर पर हमने वहां पर क्या किया है, एक ट्रैक मेंटेनर रखा, तो ट्रैक मेंटेनर्स के साथ साथ हम वहां पोर्टेबल व्हिसल बोर्ड भी लगा सकते हैं ताकि आने वाली ट्रेनों को उस लोकेशन से दिखाई पड़ सके। जो 600 मीटर पर अगर हमें व्यू ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है तो वर्क साइट के जिस दिशा में डायरेक्शन से ट्रेन आने की संभावना हो उस डायरेक्शन से 600 मीटर की दूरी पर एक पोर्टेबल व्हिसल बोर्ड लगा सकता है। यह एक एडिशनल प्रिकॉशंस हो सकता है। नेक्स्ट है टीडीनेस ऑफ द सेक्शन, यानी कि सेक्शन की साफ सफाई। गैंगमेट
के पास एक ब्लॉक सेक्शन होता है, एक लेंथ ऑफ सेक्शन होता है, वो 6 से 8 किलोमीटर तक हो सकता है, डबल लाइन में 4 से 6 किलोमीटर तक। इस प्रकार अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग इसके जुडिक्शन बटे हुए हैं। ये कोई स्पेसिफाई नहीं है बिल्कुल ही कि 3 किलोमीटर होगा या 2 किलोमीटर होगा। अलग अलग वर्कलोड के हिसाब से और डबल लाइन और सिंगल लाइन के हिसाब से हर एक गैंग का एक सेक्शन डिवाइड किया जाता है। तो गैंगमेट की यह जवाबदारी होती है कि उसका पूरा गैंग लेंथ साफ सुथरा और क्लीन हो। साफ सुथरा मेंटेनेंस, साफ सुथरा और क्लीन का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि वहां पर उस सेक्शन में जो बैलास्ट प्रोफाइल है वो प्रॉपर ढंग से मेंटेन किया गया हो, कहीं पर सेज से खराब है तो वो प्रॉपर हो, कहीं पर किसी प्रकार की कोई गंदगी ना हो, जो झाड़ उग गए हैं उन्हें काट दिया जाए, जो आसपास से बबूल या दूसरे पेड़ पौधे जो कि लाइन को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो उन्हें कटाई कर देनी चाहिए। तो ये ऐसे चीजें जिससे कि क्लीननेस और टीडीनेस बनी रहे, वो पूरे गैंग लेंथ में गैंगमेट को यह जवाबदारी बनती है कि वह ऐसे साफ सफाई रखे। अगला टॉपिक है, पॉइंट है, ensures that all loose materials are collected and brought designated location such as stations, gang quarters और gate lodge। लूज मटेरियल्स को ब्लॉक सेक्शन में भी अनप्रोटेक्टेड नहीं छोड़ना है, क्योंकि कोई भी अनवांटेड व्यक्ति जिसको कि रेलवे को नुकसान पहुंचाना है, वह जो लूज मटेरियल को ट्रैक के ऊपर रख सकता है और दुर्घटना का कारण बना सकता है। तो यह जरूरी है कि रेलवे का कोई भी लूज मटेरियल जिसे आसानी से उठाया जा सकता हो, ऐसा कोई भी मटेरियल्स हमें ब्लॉक सेक्शन में या खुले एरिया में नहीं रखना है। तो यहाँ पर करना क्या है कि ऐसे सभी मटेरियल को कलेक्ट करके डेजिग्नेटेड लोकेशंस पर ले जाकर रख देने हैं। जैसे कि वो डेजिग्नेटेड लोकेशंस हो सकते हैं स्टेशंस, क्योंकि यहाँ मैन द्वारा प्रोटेक्टेड है, यहाँ स्टेशन मास्टर होते हैं, दूसरे और भी कर्मचारी होते हैं। गैंग के क्वार्टर्स के पास रख देना चाहिए। गैंग के क्वार्टर के पास रखने से फायदा क्या है कि वहां पर रेलवे स्टाफ वहां पर अवेलेबल होता है, गैंगमैन की फैमिली वहां पर अवेलेबल होती है, तो मटेरियल ऑटोमेटिक प्रोटेक्टेड रह जाता है। या गेट लॉज के ऊपर रख देना चाहिए, क्योंकि वहां गेटमैन उपलब्ध है। अर्थात सभी जो लूज मटेरियल्स हैं वो मैंड किए हुए हैं, यानी मैंड के द्वारा प्रोटेक्टेड रहते हैं। अगला पॉइंट है, सेफ कस्टडी ऑफ टूल्स। टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टूल्स का इस्तेमाल करके कोई बाहरी व्यक्ति हमारे रेलवे ट्रैक के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। इस प्रकार किसी ताले की सेफ्टी उसकी चाबी के साथ जुड़ी होती है। अगर चाबी किसी के पास पहुंच गया, किसी को मिल गया या किसी को प्राप्त हो जाता है, तो वह आसानी से ताला खोल करके जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसमें प्रवेश कर सकता है। तो ताले उस एरिया की सेफ्टी सिर्फ ताले पर नहीं, उस चाबी पर भी निर्भर करती है। तो ट्रैक मेंटेनेंस के कामों के लिए टूल्स बहुत जरूरी है, और टूल्स अगर ट्रैक को सेफ रखने में मदद कर सकता है तो उसे अनसेफ भी कर सकता है। अतः यह जरूरी है कि टूल्स सेफ रहें और गैंगमेट की कस्टडी में रहें। तो पहला पॉइंट है, द गैंगमेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ कस्टडी ऑफ टूल्स बाय देमसेल्फ, कीमैन एंड ऑल द ट्रैक मेंटेनर। यानी टूल्स को सेफ कस्टडी में रखने की जवाबदारी खुद की भी है, कीमैन की भी है और बाकी सभी ट्रैक मेंटेनर्स की भी है। अगला है, इंश्योरिंग दैट ट्रैक मेंटेनर्स रिमूव देयर टूल्स फ्रॉम द ट्रैक एरिया व्हेन अ ट्रेन इज अप्रोचेज। अर्थात मेट की यह जवाबदारी है कि प्रत्येक ट्रैक मेंटेनर को निर्देशित करे कि जब भी ट्रेन अप्रोच कर रही हो, ट्रेन पास होने वाली हो उसकी वर्क साइड से, तो कोई भी टूल्स ट्रैक के पास में ना रहे और यानी कि ट्रैक पे इन्फ्रिंज करते हुए ना रहे, तो उसे हमेशा रिमूव कर देना है ट्रैक एरिया से। सिक्योरिंग टूल्स इन द टूल बॉक्स एट द एंड ऑफ द डेज वर्क। प्रत्येक दिन के काम समाप्त होने के उपरांत गैंगमेट की जवाबदारी है कि वे अपने सभी ट्रैक मेंटेनर्स को लेकर के जो उनको टूल्स दिए गए हैं मरम्मत कार्यों के लिए, वह वापस टूल बॉक्स पर जाकर के सेफ कस्टडी में रख दिए जाए। प्रोहिबिटिंग ट्रैक मेंटेनर्स फ्रॉम टेकिंग टूल्स होम। समटाइम्स ऐसा देखा गया है कि कुछ ट्रैक मेंटेनर्स या कुछ मेट वर्क साइट से सीधे घर की ओर चले जाते हैं और जिसके कारण वो सभी टूल्स लेकर के घर चले जाते हैं। अब किसी प्रकार की दुर्घटना उनसे कराई जा सकती है, उन टूल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। अतः यह जरूरी है कि ट्रैक मेंटेनर्स प्रत्येक दिन सभी टूल्स को टूल बॉक्स पर जाकर सबमिट करें और घर न ले जाएं
और यह जवाबदारी मेट की होती है कि वो इस बात को प्रोटेक्ट करे, प्रोहिबिट करे कि कोई भी ट्रैक मेंटेनेंस टूल्स को घर लेकर के नहीं जाए, टूल बॉक्स में ही जमा करे। बिफोर मिड डे मील्स द गैंगमेट शुड इंश्योर दैट टूल्स आर केप्ट अवे फ्रॉम द ट्रैक। जैसा कि पहले भी चर्चा हो चुकी है कि गैंगमेट की जवाबदारी है कि जब भी ट्रेन पास कर रहा हो उस समय टूल्स कोई ट्रैक के पास न रहे, और जब मिड डे मील्स यानी कि लंच का समय जब हो जाता है तो गैंगमेट की जवाबदारी है कि सभी टूल्स को ट्रैक से दूर रखवा दिया जाए। अगला पॉइंट है एक्शन व्हेन लाइन इज अनसेफ और इन द इवेंट ऑफ एक्सीडेंट। गैंगमेट के वह कर्तव्य जब लाइन उसे लगता है कि अनसेफ है या किसी प्रकार की एक्सीडेंट किसी वर्क साइट पर या ट्रैक पर हुई हो, तो गैंगमेट के द्वारा कौन से सेफ्टी मेजर्स लिए जाने चाहिए। तो पहला है, इफ अ गैंगमेट और कीमैन एंटिसिपेट्स अ पोटेंशियल थ्रेट to line safety or train's endangerment due to defects, weather conditions, or other incidents, immediate steps should be taken। अर्थात जब भी गैंगमेट या कीमैन को ऐसा महसूस होता है, ऐसा प्राप्त जानकारी मिलती है या उसे ऐसा प्रतीत होता है कि लाइन सेफ्टी के लिए कुछ डेंजर प्राप्त हो रहा है, कुछ डेंजर की संभावना बन रही है, चाहे वो किसी डिफेक्ट्स के कारण हो, चाहे वो वेदर कंडीशन के कारण हो या किसी भी अन्य घटना के कारण हो, तो उस संबंध में उसे पर्याप्त कदम उठाने चाहिए। Gangmate is responsible for using prescribed signals like proceed with caution or stop as necessary to secure the safety of the trains। तो गैंगमेट सेफ्टी ऑफ ट्रेन्स को देखते हुए वह चाहे तो वर्क साइट पर प्रोसीड विद कॉशन का आदेश दे सकता है और चाहे तो वो ट्रेनों को रोक भी सकता है, जैसा कि इंडियन रेलवे पीए मैनुअल के पैरा संख्या 806 और 812 में वर्णित है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। रिपोर्ट द सर्कमस्टांसेस प्रॉम्प्टली टू द नियरेस्ट स्टेशन मास्टर एंड द जेई और एसएससीपी। ऐसे किसी भी अनसेफ घटना का या एक्सीडेंट की जानकारी तुरंत सबसे पहले नियरेस्ट स्टेशन मास्टर को देनी चाहिए और अपने इंचार्ज जेई या एसएससीपी में हो उन्हें देनी चाहिए। अगला पॉइंट है एक्शंस व्हेन लाइन इज अनसेफ इन द इवेंट्स ऑफ द एक्सीडेंट, यानी कि उसी पॉइंट का अगला पार्ट है कि पोस्ट एक्सीडेंट प्रोसीजर्स क्या है। तो इन द इवेंट ऑफ एन एक्सीडेंट गैंगमेट कीमैन एंड ट्रैक मेंटेनेंस मस्ट बी विजिलेंट फॉर ब्रोकन फिटिंग्स और वैगन्स एंड द ट्रैक कंपोनेंट्स। घटना होने के बाद, किसी प्रकार की दुर्घटना होने के बाद हमारे सभी ट्रैक मेंटेनेंस का यह उत्तरदायित्व है कि वह इस बात पर ध्यान रखे, किन बातों को चेक करेगा, ब्रोकन फिटिंग्स ऑफ वैगन्स और ट्रैक कंपोनेंट्स, चाहे कि ट्रैक कंपोनेंट्स के कौन कौन से पार्ट या कौन कौन से पोर्शंस हैं, फिटिंग्स हैं, वो टूट फूट हो गए हैं या वैगन्स के कुछ पोर्शंस टूट फूट हो गए हैं, इन बातों पर उसे विशेष ध्यान रखना है। These broken elements should not be disturbed until they are seen and recorded by a responsible official। जब भी किस प्रकार की कोई बड़ी घटना हो जाती है तो उससे लाइन को प्रोटेक्ट कर देना चाहिए और प्रोटेक्शन के बाद इन सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए जब तक कि कोई रेस्पॉन्सिबल आकर के इन सब बातों को देख न ले और उन्हें रिकॉर्ड नहीं कर ले। 10वां नंबर का पॉइंट है पेट्रोलिंग ड्यूरिंग एबनॉर्मल रेनफॉल। कि एबनॉर्मल रेनफॉल, अचानक बहुत तेज बारिश चालू हो गई काफी, जो कि नॉर्मल सूचना के अनुसार नहीं है या मौसम के हिसाब से नहीं दिख रहा है कि अचानक मौसम में परिवर्तन हो गया, कोई पेट्रोलिंग भी नहीं चल रही है, चल भी रही है पर अचानक मूसलाधार बारिश हो गई या इस पर कोई तूफानी टाइप की बारिश हो जाती है, तो उस कंडीशन में गैंगमेट के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्या उसे आदेश से प्राप्त करना चाहिए या प्रोटेक्शन को, सेफ्टी को देखते हुए खुद उसे प्रोसीड करना चाहिए। तो आइए देखें इस संबंध में क्या उसकी जिम्मेदारियां हैं, क्या ड्यूटीज हैं। तो गैंगमेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग पेट्रोलिंग अलोंग द गैंग लेंथ ड्यूरिंग एबनॉर्मल रेनफॉल इरेस्पेक्टिव ऑफ द पेट्रोलमैन ड्यूटी स्टेटस। अर्थात चाहे उस सेक्शन में पेट्रोलिंग भले ही चल रही हो, पर जब उसे ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत ही हैवी बारिश रेनफॉल हो रहा है, एबनॉर्मल रेनफॉल हो रहा है, तो वो स्वयं भी बाकी अपने गैंगमैन के द्वारा पेट्रोलिंग ऑर्गेनाइज कर सकता है।
इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां पर पेट्रोलिंग चल रही है या नहीं चल रही है। अगर पेट्रोलिंग चल भी रही हो तो भी उसे ऐसा प्रतीत होता है एब्नॉर्मल एयर फ्लो के केसेस में कि उसे आवश्यक है कि और भी पेट्रोल मैन उसे लगा सके, तो बाकी ट्रैक मेंटेनेंस को एज ए पेट्रोल मैन वो यूज कर सकता है इन एडिशन टू द रेगुलर पेट्रोल मैन। Immediate action should be taken to safeguard traffic by protecting the railway line in accordance with the para 812 upon detecting any damage. जब ट्रैक अनसेफ होता है और ट्रेन को पास करना किसी रूप में सही नहीं है, ट्रेन को नुकसान हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में गैंगमेट की सबसे पहले जिम्मेदारी है कि वो ट्रैफिक को सेफ करे, ट्रैफिक को प्रोटेक्ट करे, आने वाली ट्रेनों को रोके और प्रोटेक्शन जो पैरा संख्या 812 में दिया हुआ है उसके हिसाब से ट्रैक को प्रोटेक्ट करे। जब भी इसे ऐसा लगता है कि ट्रैक को कोई डैमेज किया गया है, ट्रैक से पास करना, ट्रेन को पास करना सही नहीं है, सुरक्षित नहीं है। अगला पॉइंट है कमेंसिंग वर्क अफेक्टिंग सेफ्टी ऑफ द ट्रेन। कोई भी काम जिसके कारण की ट्रेन की सेफ्टी इंडेंजर हो सकती है, ट्रेन की सेफ्टी खतरे में आ सकती है, ऐसा कोई भी काम करने के लिए पहले उसके पास क्या निर्देश है? तो निर्देश यह है कि कोई भी वैसा काम वो चालू ही नहीं कर सकता जिसमें कि खतरा होने की संभावना हो। नो वर्क posing a danger to the trains should be undertaken by the gangmate without the personal supervision of the JE or SSC PV or a competent railway servant authorized by the special instruction. तो जब भी इस प्रकार का कोई काम चालू करना है तो स्वतः वो चालू नहीं करेगा, उसे स्टार्ट करने के पहले उस जगह पर जेई या एसएससीबीवे का पर्सनल सुपरविजन होना चाहिए या प्रशासन द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को ऑथराइज किया गया है तो वो कॉम्पिटेंट रेलवे सर्वेंट जो भी स्पेशल इंस्ट्रक्शन के द्वारा ऑथराइज किया गया है उनकी उपस्थिति में ही इस प्रकार का कार्य वो प्रारंभ कर सकता है। दूसरा है इन इमरजेंसी सिचुएशन। अब बात आ गई है इमरजेंसी सिचुएशन की। जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि इमरजेंसी सिचुएशन में आपातकालीन स्थिति आने में किसी भी प्रत्येक रेल कर्मचारी की उत्तरदायित्व है कि वो ट्रेन को सेफ स्थिति में रखे। तो अगर इमरजेंसी सिचुएशन आती है जब सेफ्टी रिक्वायरमेंट इमीडिएट एक्शन की जरूरत होती है, यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन में हमेशा ही ऐसा हो सकता है कि वहां जरूरत है कि तुरंत कार्रवाई करने की, तो उस स्थिति में गैंगमेट को क्या करना पड़ेगा? एक्शन लेने के लिए सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा? उस वर्क साइट पर स्पेसिफिक डिस्टेंस पर जो इंजीनियरिंग सिग्नल्स लगाए जाने हैं उनके हिसाब से वर्क साइट को प्रोटेक्ट करेगा और वहां पर वो काम प्रारंभ कर सकता है। पर ऐसा सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में ही करने का प्रावधान है, सामान्य मेंटेनेंस के संबंध में इस प्रकार का कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है। उसके लिए उसे अपने उच्च अधिकारी के पर्सनल सुपरविजन में ही वो इस प्रकार के काम कर सकते हैं जिससे कि ट्रेनों को खतरा हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लैगमैन विद नेसेसरी इक्विपमेंट शुड बी पोस्टेड बिफोर कमेंसिंग द वर्क इन सच केसेस। और इस प्रकार का कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होगा तो नेसेसरी डिस्टेंस पर फ्लैगमैन को नियुक्त करना ये गैंगमेट की जवाबदारी है। तो बिना फ्लैगमैन के, बिना प्रोटेक्शन के कोई भी मेट इमरजेंसी सिचुएशन में अगर काम करता है तो उसे जरूरी है कि निर्धारित प्रोटोकॉल्स को वो फॉलो करे, सेफ्टी नियमों को फॉलो करे, सही जगह पर वो फ्लैगमैन को इंट्रोड्यूस करे ताकि किसी भी हालत में आने वाली ट्रेनों को खतरा महसूस ना हो। अगला पॉइंट है वीकली इंस्पेक्शन ऑफ गैंग लेंथ बाय अ गैंगमेट। गैंग का इंचार्ज गैंगमेट होता है, तो गैंगमेट की जवाबदारी बन जाती है कि वो अपने सेक्शन के जो भी उसमें कमियां हैं, ये जो संभावित कमियां दिख सकती है या जो जिस संभावित कमियों के कारण नुकसान हो सकता है, तो ऐसे किसी भी खतरे को पता करने के लिए उसे अपने पूरे सेक्शंस का जांच पड़ताल करते रहना चाहिए। तो गैंगमेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पेक्टिंग द इंटायर गैंग लेंथ वंस इन ए वीक। तो इस बात का पता लगाने के लिए सप्ताह में एक दिन गैंगमेट पूरे सेक्शंस का इंस्पेक्शन करेगा। और ऐसा कब कर सकता है? जिस दिन गैंगमेट इंस्पेक्शन करेगा उस दिन गैंग के पास गैंगमेट नहीं रहेगा, तो वैसे हालात में उस दिन कीमैन की ड्यूटी बन जाती है कि वह गैंगमेट का काम करे। तो जिस दिन गैंगमेट कीमैन की ड्यूटी करता है उस दिन कीमैन गैंगमेट की ड्यूटी करता है। अगला टॉपिक है प्रिवेंटिंग ट्रेसपास एंड थेफ्ट ऑफ पीवे फिटिंग।
रेलों पर से ट्रेस पासिंग हो जाती है, गाय भैंस या लोग पार करने लगते हैं, जिसके कारण हमारा बैलेंस प्रोफाइल खराब हो सकता है और टीवी फिटिंग्स की चोरी भी होती रहती है। तो इन्हें रोकने के लिए गैंगमेट की क्या जिम्मेदारियां बनती हैं? So every gangmate and trackman is responsible for preventing trespass by persons or cattle within the railway limit on the gang length of the line. दूसरा है any attempt at encroachment or unauthorized structures should be reported promptly. तो पहले में हमने क्या देखा कि कोई भी ट्रेस पास हो रहा है, चाहे वो कैटल के द्वारा हो या पर्सन्स के द्वारा हो रेलवे लिमिट में, तो उसे प्रोटेक्ट करना है। दूसरा, किसी प्रकार का इंक्रोचमेंट हो रहा है या कोई अनऑथराइज स्ट्रक्चर बना रहा है रेलवे बाउंड्री के अंदर में, तो उसकी भी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को देने की जिम्मेदारी है। और अगला है कि गैंगमेट along with the gang should also make effort to prevent theft of the POF fitting and report any such attempts to the जेई और SSCPB। गैंगमेट और गैंग के बाकी सभी ट्रैक मेंटेनेंस की जवाबदारी बनती है कि पीओएफ फिटिंग्स की चोरी को वो रोके, और ऐसा कोई स्थान उसे पता चलता है तो उच्च अधिकारियों को या अपने इमीडिएट सीनियर्स को, जो कि जेई या SSCPB हो सकते हैं, उन्हें इसकी सूचना दी जानी चाहिए। अगला पॉइंट है रिलीफ अरेंजमेंट इन इमरजेंसी। The gangmate is responsible for promptly arranging immediate relief for keyman, gateman, patrolman, and watchman in instance where sickness prevents them from performing their duties. जब भी कोई रेल कर्मचारी, गैंगमेट के अंदर में काम करने वाले ट्रैकमैन काम करने में सक्षम ना हो, किसी प्रकार की इमरजेंसी या स्वास्थ्य कारणों उनके कोई इमरजेंसी आ जाती है या कुछ ऐसी इमरजेंसी आती है कि वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में काबिल ना हो, सक्षम नहीं हो पाए, चाहे वो कीमैन हो सकता है, कोई गेटमैन हो सकता है, कोई पेट्रोलमैन हो सकता है या कोई वॉचमैन हो सकता है। जैसे कीमैन बीमार पड़ गया या चोट लग गई, गेटमैन बीमार पड़ गया या चोट लग गई, पेट्रोलमैन को चोट लगी, बीमार पड़ गया, या इस प्रकार को किसी वॉचमैन को हो गया, तो ऐसी स्थिति में गैंगमेट की यह जवाबदारी बनती है कि तुरंत उसकी जगह पर दूसरा रिलीवर उसे अरेंज करना चाहिए। नेक्स्ट है असिस्टेंस इन प्रोटेक्शन ऑफ द ट्रेन्स टू गार्ड एंड ड्राइवर्स। आपातकाल स्थिति में किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में वर्क साइट पर ट्रेन के गार्ड और ड्राइवर को हेल्प की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि फील्ड सेक्शन में गैंगे काम कर रही होती है और सेक्शन में अगर किसी प्रकार की इमरजेंसी हो सकती है तो सिर्फ गार्ड और ड्राइवर प्रोटेक्शन पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं, उन्हें हेल्प की आवश्यकता पड़ जाती है। तो ऐसे हालात में यह गैंगमेट की जवाबदारी है कि दुर्घटना की पोजीशन में उसे हेल्प करे। जैसा कि आपको लिखा हुआ है कि गैंगमेट एंड ट्रैकमैन आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू द गार्ड एंड ड्राइवर ऑफ द ट्रेन्स इन द इवेंट ऑफ एन एक्सीडेंट बिटवीन स्टेशंस वेयर स्पेसिफिकली कॉल्ड अपॉन टू डू सो। तो जब सेक्शन में काम कर रही है, दोनों स्टेशनों के बीच में जब वो काम कर रहे होते हैं, जहां पर कि दूसरा कोई रेलवे स्टाफ नहीं होता है ट्रैक मेंटेनेंस के अलावा, तो जब भी उसे इस काम के लिए उसे बुलाया जाता है, जब ट्रैक मेंटेनेंस गार्ड या ड्राइवर उसे इस बात के लिए इंसिस्ट करते हैं कि उसे हेल्प की आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में उसे हेल्प करना चाहिए। अगला पॉइंट है असिस्टेंस इन प्लेसिंग फॉग सिग्नल्स। द पॉइंट इज in response to a requisition from the station master, the gangmate can deploy 2 track maintainers from a yard gang if available. फॉग सिग्नल लगाने के लिए जब बहुत ज्यादा कुहासा होता है तो उस स्थिति में ट्रैक मेंटेनेंस की एक्स्ट्रा ड्यूटी बन जाती है कि गाड़ी के परिचालन में हेल्प करें। तो फॉग सिग्नल लगाने के लिए स्टेशन मास्टर को एक्स्ट्रा मैन पावर की जरूरत पड़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में गैंगमेट की जवाबदारी बनती है कि वह 2 ट्रैक मेंटेनर्स, जो कि यार्ड गैंग्स होती है, तो नजदीकी यार्ड में ही गैंग रहती है, तो यार्ड गैंग के ही स्टाफ को डिप्लॉय कर देती है। लेकिन अब अगर अवेलेबल उनके पास है, तो अगर उनके पास अवेलेबल है, आदमी है, मैन पावर है, तो उस स्थिति में उसे स्टेशन मास्टर को हेल्प करने की जवाबदारी बनती है। The specific task is to place detonators during times of the poor visibility behind the approaching train signals of the station. और इनका मुख्य काम क्या होता है? मुख्य काम होता है डेटोनेटर्स लगाने का। फॉग सिग्नल या डेटोनेटर एक ही चीज है। तो यहाँ पर जो मुख्य दायित्व बनता है, जो 2 ट्रैक मेंटेनर हम डिप्लॉय करते हैं स्टेशन मास्टर के पास, उसके मुख्य जवाबदारी क्या होती है? डेटोनेटर प्लेस करना, कि टाइमली वो डेटोनेटर्स प्लेस करें। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है
responsibility of the gangmate in LWR track. पहला है कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट। तो LWR में काम करने वाले सभी गैंगमेट को अपने पर्सनल सुपरविजन में काम करवाना है, लेकिन तब जब उसके पास वैलिड कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट इशू जो कि जोनल रेलवे या डिविजनल ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा जारी किए जाते हैं। वर्तमान परिस्थिति में हर एक 5 साल पर अभी रिफ्रेशर कोर्स कराया जाता है और जब भी कोई नया गैंगमेट बनता है तो उसे इनिशियल कोर्स कराया जाता है। तो जब भी गैंगमेट के इनिशियल या रिफ्रेशर कोर्स करता है जिसमें कि उसे LWR के बारे में भी पढ़ाया जाता है विशेष तौर पर, तो जो सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं वही उसके लिए वैलिड कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट का काम करते हैं। सेकेंड है ऑथराइज्ड ट्रैक मेंटेनेंस वर्क कि गैंगमेट इज ऑथराइज्ड टू अंडरटेक ओनली दोज ट्रैक मेंटेनेंस वर्क फॉर विच दे आर स्पेसिफिकली ऑथराइज्ड। यानी गैंगमेट ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जिसके लिए उसे पहले से निर्देश नहीं दिया गया हो या पहले से ऑथराइज्ड नहीं किया गया हो। नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेनेंस ऑफ एडिशनल और स्पेशल इक्विपमेंट्स। गैंगमेट की यह जवाबदारी बनती है कि जो भी डिफेक्टिव इक्विपमेंट्स है उनको वो टाइमली रिपेयर करा सके। जैसा कि लिखा हुआ है रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एडिशनल और स्पेशल इक्विपमेंट इशूड एंड रिपोर्टिंग एनी डिफेक्टिव इक्विपमेंट टू द JE/SSC फॉर रिपेयर्स। प्रत्येक मेट की जवाबदारी है कि उसके पास कोई खराब इक्विपमेंट ना हो, चाहे वो इक्विपमेंट रेगुलर इक्विपमेंट हो या स्पेशल इक्विपमेंट प्रोवाइड कर दिया। जैसे ही वो इक्विपमेंट में किसी प्रकार की खराबी का पता चलता है या नॉर्मल मेंटेनेंस प्रोसीजर है कि इसमें कुछ खास पीरियोडिसिटी के बाद से मेंटेनेंस करने की आवश्यकता है, तो यह गैंगमेट की यह जवाबदारी बनती है कि वह इन एडिशनल और स्पेशल इक्विपमेंट्स की मेंटेनेंस का ध्यान रखे। नेक्स्ट पॉइंट है हॉट और कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग के संबंध में। तो गैंगमेट को जैसे ही सुपरवाइजर के द्वारा इंस्ट्रक्ट किया जाता है, यानी कि JE और SSC PV के द्वारा उसे इंस्ट्रक्ट किया जाता है हॉट वेदर पोजीशन में हॉट वेदर पेट्रोलिंग के लिए और कोल्ड वेदर पोजीशन में कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग के लिए, तो निर्देशित नियमों के अनुसार उसे हॉट वेदर और कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग को चालू कर देना है। नेक्स्ट है इंश्योर पेट्रोलमैन आर ऑन ड्यूटी ड्यूरिंग स्पेसिफाइड पेट्रोल पीरियड्स एंड कैरिड आउट पेट्रोलिंग ड्यूटीज करेक्टली। तो जो भी पेट्रोलमैन है जिनको वो डिप्लॉय किया है वो क्या सही से वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं या ड्यूटी पर गए हैं या नहीं गए हैं, इस बात को इंश्योर करना भी गैंगमेट की ड्यूटी में आता है। अगला पॉइंट है विजिलेंस एंड रिपोर्टिंग ड्यूरिंग हॉट वेदर पेट्रोलिंग। हॉट वेदर पेट्रोलिंग के दौरान में उसे कितना जागरूक रहना है और क्या रिपोर्टिंग करनी है। तो स्टे विजिलेंट ड्यूरिंग हॉट वेदर एंड ऑर्डर पेट्रोल इफ द टेम्परेचर इज लाइकली टू रीच TD+20 डिग्री। तो पेट्रोलिंग कब की जाएगी? जब नॉर्मल मेंटेनेंस के दौरान में अगर टेम्परेचर एक लिमिट से बाहर निकल जाता है, जो कि ये स्लीपर डेंसिटी पर डिपेंड करता है, तो अलग अलग जगहों पर स्लीपर डेंसिटी के हिसाब से इसका टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है। जहां पर 1540 से कम का टेम्परेचर है तो 1540 से कम का 1540 से कम का स्लीपर डेंसिटी है, वहां पर काम करने के दौरान में हॉट वेदर में अगर टेम्परेचर TD+20 हो जाता है तो उसके बाद उसे पेट्रोलिंग स्टार्ट कर देनी है। और 1540 और 1660 अगर स्लीपर डेंसिटी है तो TD+25 के ऊपर से पेट्रोलिंग स्टार्ट कर देनी होती है। और किसी भी प्रकार का अनयूजुअल अकरेंस अगर LWR में अगर उसे दिखाई देता है तो इसकी सूचना वो अपने JE और SSC PV को देनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इमरजेंसी रेस्पॉन्स इन केस ऑफ रेल और वेल्ड फ्रैक्चर कि रेल और वेल्ड फ्रैक्चर की स्थिति में जब भी LWR में रेल फ्रैक्चर या वेल्ड फ्रैक्चर होता है उस समय उसका तत्काल रेस्पॉन्स क्या होना चाहिए। तो टेक प्रॉम्प्ट एक्शन इन केस ऑफ रेल और वेल्ड फ्रैक्चर्स, कैरी आउट इमरजेंसी रिपेयर्स एंड रिपोर्ट टू द नियरेस्ट स्टेशन मास्टर और SSC PV या JE PV टू रीस्टोर ट्रैफिक प्रॉम्प्टली। अर्थात ऐसे केसेज में तुरंत उसे इमरजेंसी रिपेयर करनी है। इमरजेंसी रिपेयर करने के उपरांत अगर गाड़ी चलने की पोजीशन में अगर है, इमरजेंसी हो सकता है, तो वो उसे वहां गाड़ी को चलाएगा निर्धारित नियमों के अनुसार और इसकी सूचना तत्काल ही पहले प्रोटेक्शन करेगा, उसके बाद तत्काल ही इसकी सूचना स्टेशन मास्टर या अपने JE SSC PV को देगा ताकि ट्रैफिक को रिस्टोर किया जा सके।
नेक्स्ट पॉइंट है सेफ्टी मेजर्स टू सिक्योर ट्रेन सेफ्टी। Take immediate steps to secure train safety as per para 806 और 812 if track is likely to be rendered unsafe। किसी भी परिस्थिति में जब हमारा ट्रैक ट्रेन परिचालन के लिए अनसेफ होता है तो पैरा संख्या 806 और 812 में जो भी निर्धारित नियम है उसके अनुसार से ट्रेन की सेफ्टी को इंश्योर करेगा। रिपोर्टिंग बैलास्ट एंड ट्रैक डिस्टर्बेंस। रिपोर्ट एनी बैलास्ट डिफिशियंसी और डिस्टर्बेंस ऑफ द ट्रैक टू द जेई और एसएससीपीबी। जब भी मेट अपने सेक्शन में काम कर रहा है या पेट्रोलिंग के दौरान में जब वो कीमैन का काम करता है तो उसे इंस्पेक्शन के दौरान में ऐसा लगता है कि कहीं पर बैलास्ट की डिफिशियंसी है या बैलास्ट डिस्टर्ब कर दिया जा चुका है तो इसकी सूचना तत्काल ही वो जेई एसएससीपीबी को देगा, फिर उनके निर्देश अनुसार से वो कार्य करेगा। एसीजे और एलडब्ल्यूआर का इंस्पेक्शन। Frequent inspection of ACJ and LWR, CWR under jurisdiction, especially during the hottest part of the afternoon in the summers। ACJ, LWR को प्रोटेक्ट करने के लिए दोनों एंड पर ACJ लगाए जाते हैं ताकि उनकी गर्मी जो एक्स्ट्रा है उसको एडजस्ट किया जा सके ACJ पर। जैसा कि आपको पता हो कि LWR का सेंट्रल पोर्शन में मूवमेंट नहीं होता है और इसका जो मूवमेंट होता है वो ACJ के पास ब्रीदिंग लेंथ में होता है, तो वो उस टेम्परेचर वेरिएशन को एडजस्ट करने के लिए ACJ लगाया गया है LWR में। तो खासतौर पर टेम्परेचर जो बढ़ने का प्रक्रिया होता है वो दोपहर के बाद होता है, तो ये हमें इस बात पर ध्यान रखना होता है कि गैंगमेट को इस बात का ध्यान रखना होता है कि LWR में अपने ACJ पर जो मूवमेंट को वो ऑब्जर्व करे। रिपोर्ट एनी अनयूजुअल अकरेंस टू द जेई और एसएससीपी में फर्दर इंस्ट्रक्शन। अगर गर्मी के मौसम में इस प्रकार का एससीजे पर एलडब्ल्यूआर पर किसी प्रकार का अनयूजुअल कोई अकरेंस उसे दिखाई पड़ता है, उसे ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर किसी प्रकार का अनयूजुअल अकरेंस हुआ है तो जो निर्धारित नियमों से बाहर जा रहा हो तो उसकी सूचना तत्काल ही वो अपने जेई और एसएससीपी को देगा। नेक्स्ट है फिटिंग एंड फास्टनिंग। LWR में फिटिंग और फास्टनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रैक की सारी प्रोटेक्शन इसी पर डिपेंड करती है। तो ऐसी स्थिति में इनमें क्या प्रोटेक्शन है? नोट डिटेल्स ऑफ द मिसिंग फिटिंग एंड फास्टनिंग ऑन वेरियस ट्रैक कंपोनेंट्स। जब भी मेट को यह मालूम होना चाहिए कहाँ कहाँ पर फिटिंग्स मिसिंग है या फास्टनिंग कमजोर है या मिसिंग है, तो उन सब की जानकारी उसे होनी चाहिए, उसको नोट डाउन करें। नोट डाउन करने के बाद उन मिसिंग फिटिंग्स को तत्काल ही रिकूप कर देना चाहिए। अगर उपलब्ध नहीं है तो अपने जेईएसएसपीबी को सूचना देनी चाहिए ताकि वो मटेरियल तुरंत उपलब्ध कराया जा सके और उन्हें रिकूप किया जा सके। और किसी प्रकार का क्रैक, ब्रोकन या नॉच्ड स्लीपर उसे दिखाया जाता है तो उस हालत में इन सबको भी इसकी सूचना जेईएसएसपीबी को देना चाहिए, जहां पर से उसे एप्रोप्रिएट एक्शन प्राप्त करना चाहिए। क्या इसमें से करना है, क्या निर्देश सबको दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पॉन्स टू डेंजर ऑफ बकल। गर्मी के मौसम में एलडब्ल्यूआर ट्रैक में जो सबसे बड़ा खतरा होता है वो होता है बकलिंग का। डिफिशियंसी ऑफ बैलास्ट, फिटिंग्स की कमी और मेंटेनेंस की कमी के कारण जब गर्मी में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उस टेम्परेचर को बढ़ने के कारण लेटरल मूवमेंट या प्रोटेक्शंस जो भी बैलास्ट के कारण या फिटिंग्स के कारण मिलते हैं, जो उसकी कैपेसिटी, जो क्षमता होती है एलडब्ल्यूआर को बियर करने की, अगर वो कमी पड़ जाती है तो उस कंडीशन में रेलवे ट्रैक के बकल होने के चांस बन जाते हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें, अपॉन रिसीविंग अ वार्निंग अबाउट पोटेंशियल बकल द गैंगमेट मस्ट स्विफ्टली मोबिलाइज ऑल अवेलेबल मेन एंड रिसोर्सेज टू द साइट। जैसे ही उसे ऐसा महसूस होता है या पता चलता है या तो बकल हो गया है या बकल होने की संभावना बन रही है, तो गैंगमेट को चाहिए कि अपने सभी बाकी कामों को प्रोटेक्ट करके तुरंत ही अपने सारे मैन पावर के साथ में और सारे रिसोर्सेज जो उसके पास अवेलेबल है वो वर्क साइट की ओर प्रोसीड कर जाए। उसके बाद उसे क्या करना है, साइड पर प्रोसीड करने के बाद सबसे पहले उसे अफेक्टेड पोर्शन को प्रोटेक्ट कर देना है जो निर्धारित नियम है। इसके बाद गैंगमेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वह प्रोटेक्शन जो वर्क साइट उसे पता चला है कि जहां पर बकलिंग होने की संभावना बन रही है, बकल्ड हो चुका है, उसके आसपास के 100 मीटर दोनों तरफ में उसको सस्पेक्टेड जोन समझ करके उसकी जांच करनी चाहिए। अगर सरप्लस बैलास्ट अगर आसपास में अवेलेबल है तो गैंगमेट को यह चाहिए कि वो वर्क शुरू कर दे और हीपिंग ऑफ बैलास्ट चालू कर दे शोल्डर पर, जिस लोकेशन पर बकलिंग होने की संभावना बन रही है। अगर उसे कॉम्पैक्ट करने की आवश्यकता है तो कॉम्पैक्टिंग भी करेगा।
अब नेक्स्ट पॉइंट है कि नो अटेम्प्ट शुड बी मेड टू स्लीव और अलाइन द ट्रैक और डिस्टर्ब द एग्जिस्टिंग बैलास्ट सेक्शन। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना, किसी भी हालत में वो ट्रैक को स्लीव नहीं करेगा या अलाइन करने की कोशिश नहीं करेगा या कि एग्जिस्टिंग बैलास्ट सेक्शन को डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करेगा। उसे बाहर से लाके बैलास्ट डालनी है, पर वहां के बैलास्ट में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी हालत में अगर बकल्ड होने की संभावना अगर ट्रैक को बकल होने की संभावना है या बकलिंग वहां पर दिख रही है, तो उस ट्रैक के साथ बिल्कुल ही छेड़छाड़ नहीं करेगा। एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन कर सकता है, उस ट्रैक के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन में और भी आगे चीजें भी आएगी। गैंगमेट मस्ट स्टे एट द साइट अंटिल द अराइवल ऑफ द एसएसए और जेईपीबी। गैंगमेट को तुरंत सूचना देनी है प्रोटेक्शन करने के बाद अपने जेईएसएससीपीबी को, और उसे उस वर्क साइट को तब तक नहीं छोड़ना है जब तक एसएससी और जेईपीबी वहां तक आ नहीं जाते हैं और उनके द्वारा फिर जैसा निर्देश दिया जाता है। Official will note the real temperature at the apprehended और actual buckle site। यानी गैंगमेट या जो भी वहां पर ट्रैकमैन आपने डिप्लॉय किए हैं उसमें से किसी को आपको डिप्लॉय कर देना है कि वो रियल टेम्परेचर को कंटिन्यूअस मेजर करे, चाहे वो बकलिंग हुआ ही नहीं हो या बकलिंग होने की संभावना बन रही हो। तो उस खतरे को देखते हुए उसे रेगुलरली वहां पर टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए, टेम्परेचर को मॉनिटरिंग करनी चाहिए। द रेल फेसिंग द सन शुड बी कवर्ड अप टू द रेल हेड लेवल। क्योंकि गर्म सभी चीजें, ये जो बकलिंग की संभावना है वो रेल टेम्परेचर बढ़ने के कारण हो रही है। तो जिस डायरेक्शन से सूरज की किरणें आ रही है उस डायरेक्शन के उस साइड से जो रेल फेस कर रहा है, जो रेल जिस डायरेक्शन में सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ रही है उसके रेल हेड तक कवर्ड कर देना चाहिए कि उसके टेम्परेचर उससे कम मिल सके। अब ये कवरिंग आप बैलास्ट भर के कर सकते हैं, पत्तों के द्वारा कर सकते हैं, या अन्य दूसरे जो सुरक्षित उपाय हैं उनके द्वारा किया जा सकता है। अच्छा, तो दोस्तों ये समाप्त होता है मेट के संबंध में, मेट की ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का वीडियो क्लास। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम कीमैन के संबंधित उनकी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में चर्चा करेंगे। आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, किसी सुधार की आवश्यकता हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या किसी नए टॉपिक पर अगर आपको वीडियो सुनना हो या वीडियो आपको चाहिए तो आप इसकी डिमांड आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और उन्हें भी इस वीडियो के द्वारा प्राप्त जानकारी है इसको लाभ उठाने में मदद करें। धन्यवाद।